अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। अपनी सर्विस के दौरान बेशुमार केसों की तफ्तीश की। इनमें पास केस बहुत दिलचस्प और सबक आमोज थे। ऐसे ही एक केस की तफ्तीश पेश कर रहा हूँ। ये पाकिस्तान बनने से 3 साल पहले यानी कि 1944 का वाक़या है। मैं इन दिनों ज़िला सरगोदा के एक थाने में थानेदार था। एक सुबह थाने में चंद आदमी आए। वो शक्ल सूरत और लिबास से खानाबदोश लग रहे थे। वो अपने एक आदमी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने आए थे। रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गुमशुदा शख्स का भाई आया था जिसका नाम गोविंदा था। जिसकी गुमशुदगी की वो रिपोर्ट दर्ज कराने आया था उसका नाम सारो था। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मैंने गोविंदा से कुछ बातें पूछी। गोविंदा से जो तफसील मालूम हुई उसके मुताबिक ये लोग नटों के एक कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। इन दिनों इनके कबीले ने एक नज़दीकी गांव साहेना के करीब डेरे डाले हुए थे। इस वजह से गांव का नंबरदार शाहू भी साथ आया था। यहाँ मैं नटों के मुतालिक थोड़ा सा बताना ज़रूरी समझता हूँ। ये खानाबदोश लोग हैं जिसमें नट, सांसी और पखी दास वगैरह कौमें होती हैं। ये पता नहीं कि ये लोग किस मज़हब और अक़ीदे से ताल्लुक़ रखते हैं। ये लोग बहुत जफ़ाकश और मजबूत बदन के मालिक थे। अब कहीं कम ही नज़र आते हैं। ये कबीलों की सूरत में रहते और खानाबदोश ज़िंदगी गुजारते थे। आज यहाँ कल वहाँ। कुछ अरसा एक मकाम पर ख़ैमे लगाते फिर नकल मकानी कर जाते। इनकी औरतें बड़ी खूबसूरत और तेज़ व तर्रार होती हैं। आमतौर पर मिट्टी के खिलौने, घुघु घोड़े वगैरह बनाकर इर्द गिर्द के इलाकों में बेचती हैं और ये चांदी का जेवर पहनती थीं, घाघरे के ऊपर चुस्त कमीज़ पहनती और बाल गूंद कर रखती थीं। इनकी अपनी एक ख़ास ज़बान होती है लेकिन ग्राहकों के साथ पंजाबी बोलती हैं। इनके मर्द मजबूत और छरेरे बदन के होते हैं। ये आमतौर पर जिस्मानी करतब दिखाकर पैसे कमाते थे। इनका रस्से पे चलने का करतब बड़ा मशहूर था। मौका मिलने पर ये लोग चोरी चकारी से भी नहीं चूकते थे। इसके अलावा ये लोग रीछ, कुत्ते और बंदर पालकर इनको सदाकर तमाशा दिखाते थे। ये लोग ख़ास किस्म के कुत्ते पालते हैं जो बहुत खूंखार और वहशी होते हैं। ये लोग हर किस्म के जानवर का गोश्त खा जाते हैं। अब मैं असल वाक़ये की तरफ आता हूँ। मैंने गुमशुदा आदमी सारो के भाई, बाप और माँ से इनके बयान लिए। इनसे जो मालूमात हासिल हुई वो मुख्तसरन सुना देता हूँ। सारू के बाप और भाई का ख्याल था कि सारू को कत्ल कर दिया गया है और शक में वो कबीले ही के एक आदमी अकराका का नाम ले रहे थे। अकरा सारू का चचाजाद भाई था। शक की वजह ये बताई गई थी कि सारू की मंगनी कबीले की सबसे हसीन लड़की सुंदरी से हुई थी और वो दोनों इससे बहुत खुश थे। दूसरी तरफ अकरा भी सुंदरी को पसंद करता था और उससे शादी का ख्वाहिशमंद था। लेकिन सुंदरी को अकरा पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपनी माँ से कह दिया था कि अकरा को जवाब देकर उसकी मंगनी सारू से कर दे। अकरा को इस बात का बहुत रंज था। इस बात पर कई बार सारू और अकरा में लड़ाई झगड़ा हो चुका था और अकरा ने सारू को धमकी दी थी कि वह इसे ज़मीन से उठा देगा। हमारे कबीले में ऐसा वाक़या पहली बार हुआ है। सारू के बूढ़े बाप गोहरे ने कहा, हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते। अगर कभी ऐसा हो जाए तो कबीले के बड़े सुलह सफाई करवा देते हैं। कत्ल तो बहुत बड़ी बात है। ये पहला मौका है कि हमारे कबीले में पुलिस आई है। मैं तफ्तीश के लिए खानाबदोशों के डेरे पे चला गया। डेरे के नज़दीक एक नहर बहती थी। सायादार दरख्तों के नीचे 10-12 ख़ैमे लगे हुए थे। हम जब डेरे में दाखिल हुए तो 40-50 मर्द, औरतें और बच्चे इकट्ठे हो गए। वो खौफज़दा नज़रों से पुलिस वालों को देख रहे थे। डेरे के सरदार ने सबको वहाँ से ख़ैमों में जाने का हुक्म दिया तो सब वहाँ से खिसक गए। इनके ख़ैमे काफ़ी कुशादा थे। इनके अंदर सोने के लिए ज़मीन पर चटाइयाँ और घास फूस बिछा हुआ था। एक तरफ चंद गधे बंधे हुए थे और इनके करीब ही 2 खूंखार कुत्ते बंधे कुर्रा रहे थे। औरतें गुंदी हुई मिट्टी और रंगीन कागज़ों से खिलौने वगैरह बना रही थीं। मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से बयान लिए जिनमें सारों के करीबी दोस्त भी शामिल थे। सबके बयानात से यही बात सामने आई कि सारू और इकरा का सुंदरी पर अक्सर झगड़ा होता रहता था और सारू की गुमशुदगी में इकरा का हाथ हो सकता है।
कराइन और शवाहिद इकरा को मुश्तबा नंबर 1 साबित कर रहे थे, लिहाजा मैंने मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर इकरा को हिरासत में लेना ज़रूरी समझा। मैंने इकरा की बाबत पूछा तो पता चला कि वो कबीले के दूसरे बाजीगरों के साथ करीबी देहात में करतब दिखाने के लिए गया हुआ है और शाम से पहले वापस नहीं आएगा। मालूम हुआ कि इकरा रस्से पे चलने का माहिर है और चंद दूसरे करतब भी बड़ी महारत से कर लेता है। मैंने इकरा के बाप से कहा कि इकरा जिस वक्त भी वापस आए वो इसे थाने भेज दे। चंद ज़रूरी कार्रवाइयाँ करके मैं वापस थाने आ गया। इस केस में बज़ाहिर कोई पेचीदगी नज़र नहीं आ रही थी। बज़ाहिर यही नज़र आ रहा था कि एक नौजवान ने दूसरे को एक खूबसूरत लड़की की खातिर कत्ल कर दिया है। मैंने सारों के मुतालिक जो तफसीलात हासिल की थीं, इनके मुताबिक सारों सांवले रंग का, ऊंचे लंबे कद का खूबसूरत जवान था। उसके बाल घुंघराले थे। गुमशुदगी के वक्त उसने सफ़ेद रंग की धोती और नीले रंग की फूलदार कमीज पहन रखी थी। इसके सर पर जोगिया रंग की माया लगी पगड़ी थी। सारू बड़ा खुश मिजाज और शौकीन मिजाज नौजवान था। उसने लंबे बाल रखे हुए थे जो इसके सेहतमंद जिस्म पर सजते थे। दाएं हाथ में रंगीन रेशमी धागों से बने हुए गजरे पहने रखता था जो बहुत खूबसूरत थे। सारू के पास एक बड़ी खूबसूरत बांसुरी थी जो वो हर वक्त साथ रखता था। उसने बांसुरी के ऊपर बहुत खूबसूरत धागों से डिज़ाइन बना रखे थे। इसे बांसुरी बजाने में कमाल हासिल था। मैंने उसका हुलिया लिखवा कर इश्तहार शोरो गौगात जारी कर दिया। मगरिब के कुछ देर बाद इकरा थाने आ गया। इसे मेरे सामने पेश किया गया। वो दरमियाने कद का सांवला सा लड़का था। साफ नज़र आ रहा था कि वो डरा और सहमा हुआ है। मैंने लगी लिपटी रखे बगैर उससे तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। सारू के साथ तुम्हारा झगड़ा क्यों हुआ था? मैंने इससे पूछा। सुंदरी की वजह से, उसने कहा। वो मुझे सुंदरी को मिलने से मना करता था। तुम सुंदरी से शादी करना चाहते थे? मैंने पूछा। हाँ, उसने जवाब दिया, लेकिन सुंदरी नहीं मानती थी। तुमने सारू को कत्ल करने की धमकी दी थी? मैंने कहा। तुमने कहा था कि तुम उसे ज़मीन से उठा दोगे। वो तो गुस्से में कह दिया था। उसने मेरी बात का मतलब समझकर सहम कर कहा और फिर गुस्से में ही उसे कत्ल भी कर दिया। मैंने उसे कहा और पूछा, लाश कहाँ छुपाई है? वो तड़प उठा और मेरे पैरों को पकड़कर कहने लगा कि उसने सारू को कत्ल नहीं किया। उसने ये भी कहा कि सारू उसका चचाजाद भाई है और इससे सारू को कत्ल करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम गरीब लोग हैं, उसने हाथ जोड़ते हुए कहा। इतना बड़ा जुर्म करने की हिम्मत नहीं है। मैंने उसके साथ बहुत वक्त लगाया और पैंतरे बदल बदल कर उससे सवाल पूछे, मगर इससे कुछ हासिल ना हुआ। वो मेरी बात का जवाब कम देता था और रोता ज़्यादा था। कोई राह न पाकर मैंने मजबूरन इसे ज़ेरे दफ़ा 54 गिरफ्तार कर लिया और रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के पास भिजवा दिया। उसके बाद मैंने साहिना के नंबरदार शाहू को साथ लेकर इर्द गिर्द के देहात, डेरा राठा, ढोलन और गद्दी शाह वगैरह के नंबरदारों को सारू की गुमशुदगी के मुतालिक बताया और उन्हें कहा कि वो सारू की तलाश में पुलिस की मदद करें। दूसरे दिन जो 2 कांस्टेबल इकरा को रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए ले गए, रिमांड लेकर वापस आ गए। मजिस्ट्रेट ने बहुत ताउन किया था। उसने थाना हेडक्वार्टर से बहुत दूर होने की वजह से और कत्ल के मुकदमे को पेश नज़र रखते हुए 14 दिनों का रिमांड दिया था। मुलजिम को हवालात में बंद करके मैंने अपने असिस्टेंट रऊफ़ खान को उससे पूछगछ पर मुकर्रर कर दिया। मैं बहुत बुरी तरह थक चुका था, इसलिए थोड़ी देर आराम करने के लिए मैं घर चला गया। सारू की गुमशुदगी को 2 दिन गुजर चुके थे और उसका सुराग नहीं मिला था। अभी मुझे लेटे थोड़ी देर ही गुजरी होगी कि थाने से एक कांस्टेबल आ गया। उसने जो खबर सुनाई उसने मुझे परेशान कर दिया। मैंने फ़ौरन वर्दी पहनी और थाने चला गया। थाने में नंबरदार शाहू, सारू का बाप गोहेरू और सुंदरी की माँ मौजूद थे। मुझे देखते ही सुंदरी की माँ ने बुलंद आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। मालूम हुआ कि सुंदरी सुबह से गायब है और अब शाम होने पर भी वापस नहीं आई। इनकी औरतें घुघु घोड़े वगैरह बेचने करीबी देहात तक जाती रहती थीं। क्या सुंदरी पहले भी कभी इतनी देर तक गायब रही है? मैंने सुंदरी की माँ से पूछा। नहीं सरकार, उसने रोते हुए कहा। वो हमेशा सूरज ढलने से पहले घर वापस आ जाती है। क्या वो अकेली गई थी? मैंने पूछा। या कबीले की कोई औरत उसके साथ थी?
बस्ती से तो 2 औरतों के साथ ही निकली थी, सुंदरी की माँ ने कहा, मगर इन औरतों ने बताया है कि बस्ती से कुछ दूर जाकर तीनों अलग-अलग सिमत में चली गई थीं। नंबरदार शाहू इन 2 औरतों को भी साथ ही ले आया था, जो सुंदरी के साथ निकली थीं। ये इसने बड़ी अक्लमंदी की थी। मैंने इन औरतों को बुला लिया और उनसे पूछा कि सुंदरी जब उनसे अलग हुई थी तो उसका रुख किस तरफ था। सुंदरी डेरा राठा की तरफ गई थी, एक औरत ने कहा। वो ज़्यादातर इसी तरफ जाना पसंद करती थी। वो इस तरफ ज़्यादा क्यों जाती थी? मैंने पूछा। किसी के साथ इसका कोई चक्कर होगा। चक्कर का तो हमें पता नहीं, एक औरत ने कहा। ये पता है कि डेरा राठा के किसी घर से इसे बहुत पैसे और तोहफे मिलते थे, इसीलिए वो सिर्फ उसी तरफ जाती थी। क्या तुम बता सकती हो कि वो किसका घर है? मैंने पूछा। नहीं जी, दूसरी औरत ने कहा, हमें मालूम नहीं, ना उसने कभी हमें बताया था। मैंने इन औरतों से और भी बहुत सी बातें पूछीं, लेकिन मुझे मज़ीद कुछ हासिल न हुआ। मैंने गुमशुदगी का पर्चा दर्ज कर लिया। सुंदरी के गायब हो जाने की वजह से केस का रुख बिल्कुल ही बदल गया था। इससे पहले इकरा पर शक था, लेकिन सुंदरी की गुमशुदगी बता रही थी कि जो कुछ मैं समझ रहा हूँ, केस इसके मुताबिक नहीं है। मैं शुरू में इस केस को जितना सीधा साधा समझ रहा था, अब वही केस ऐसा उलझता जा रहा था कि कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। मेरे थाने में अमला बहुत कम था। मैंने इस वाक़ये की रिपोर्ट लिखकर अपने एसपी को भिजवा दी और उसके साथ फौरी तौर पर रिजर्व गार्ड भी तलब कर ली। इसी शाम को गार्ड आ गई। इस गार्ड को इंचार्ज इंस्पेक्टर मिर्ज़ा गुलाम कादिर, जो कि मेरे बड़ा अच्छा दोस्त और बहुत ही काबिल तफ्तीशी अफसर था, उसके आने से मुझे इत्मीनान हो गया। इस ज़माने में ऐसी संगीन वारदातें कम ही होती थीं। मेरे इलाके में ऊपर तले 2 वारदातें होने से भौचाल सा आ गया। एसपी खुद हमारे थाने में आया और मुकदमात की निगरानी की। हमने तफ्तीश का दायरा वसी करना शुरू कर दिया। 2 दिन और गुजर गए, लेकिन सुंदरी का कोई सुराग ना मिला। साहेना, ढोलन, गद्दी शादी, डेरा राठा, गलियानी और इर्द गिर्द की दीगर आबादियों में तलाश जारी रही। मेरा ध्यान बार बार डेरा राठा की तरफ जाता था और मैंने वहाँ अपने मुखबिर भी छोड़ रखे थे, लेकिन अभी तक कोई काम की खबर न मिली थी। इस बात का भी पता नहीं चल रहा था कि सुंदरी डेरा राठा के किस घर ज़्यादा जाती थी, जहाँ से उसे पैसे और तोहफे मिलते थे। सुंदरी की गुमशुदगी के दूसरे रोज़ रात को एक ऐसी इत्तला आई जिसने सारे मसाइल हल कर दिए। आधी रात के कुछ बाद का वक्त होगा कि जब थाने से एक कांस्टेबल ने मुझे घर आकर सोते से जगा दिया। उसने बताया कि शाहू नंबरदार और सारू का बाप गोहरू थाने आए बैठे हैं और वो कोई बहुत ही अहम इत्तला लेकर आए हैं। इस दौर में थानेदार तफ्तीश में बड़ी जान मारते थे और बददयानती नहीं करते थे। अगर कभी बददयानती हो भी जाती तो बराए नाम ही होती थी। मैंने फौरन मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारे और तैयार होकर थाने चला गया। शाहू ने बताया कि सुंदरी डेरे पर पहुंच गई है। ये सुनते ही मेरे जिस्म से सारी सुस्ती भाग गई और मैं इन दोनों को और गार्ड को साथ लेकर उसी वक्त नटों के डेरे पर चला गया। वहां जाकर देखा तो सुंदरी परेशान हाल बैठी हुई थी। इसके कपड़े गीले थे। मैंने सुंदरी से पूछा कि वो कहाँ चली गई थी और क्या इसे किसी ने अगवा कर लिया था। इसके जवाब में उसने जो बात सुनाई, इसे सुनकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए। एक लम्हा भी मजीद ज़ाया किए बगैर सुंदरी को साथ लेकर डेरा राठा पर चढ़ दौड़ा। सुंदरी ने जिस मकान की निशानदही की, उसे सिपाहियों ने घेर लिया। मैं और गुलाम कादिर 4 कांस्टेबल लेकर दरवाजे की तरफ से गए। दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ था। ये सुंदरी ने खोला था। सुंदरी को यहाँ कैद रखा गया था और वो यहाँ से भाग कर आई थी। उसकी तफसील आगे बयान करूँगा। अंदर गए तो एक कमरे में एक अधेड़ उम्र मर्द सो रहा था। इसे उठाया तो पुलिस को देखकर उसका रंग उड़ गया। इसे हिरासत में ले लिया गया। दूसरे कमरों से एक नौजवान लड़का और एक अधेड़ उम्र औरत मिली। इनको भी हिरासत में ले लिया गया। दूसरे कमरों से एक नौजवान लड़का और एक अधेड़ उम्र औरत मिले। इनको भी हिरासत में ले लिया। ये बहुत बड़ा और आलीशान हवेली नुमा मकान था। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि अधेड़ उम्र मर्द का नाम रहमा राठ है और वही इस मकान का मालिक है। औरत इसकी दूसरी बीवी है और नौजवान इसका सौतेला बेटा है जिसका नाम खानू है। अभी इस छापे का एक मरहला बाकी था। मैंने जिस मकसद के लिए इतनी फुर्ती दिखाई थी, इसमें कामयाब रहा था और घर वालों को सोते में जा लिया था।
मैं सुंदरी की रहनुमाई में ऊपर चला गया। ऊपर भी 3 कमरे बने हुए थे। 2 जरा बड़े थे और साथ साथ थे। तीसरा कमरा निस्बतन छोटा था और इन 2 कमरों से जरा हटकर बना हुआ था। इससे पहले मैंने गांव के 2 मुअज़्ज़िज़ आदमी घरों से जगाकर बुलवा लिए थे। इन्हें मैंने गवाह बनाना था। ये कानूनी तरीका होता है। मैंने सुंदरी की तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो सुंदरी ने छोटे कमरे की तरफ इशारा किया। मैं इसे साथ लेकर इस कमरे में चला गया। दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैं, सुंदरी और दोनों गवाह अंदर चले गए। कमरे में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। दरमियान में एक पलंग पड़ा हुआ था। कमरे की शुमाली दीवार में खिड़की थी जिसके पट खुले हुए थे। सुंदरी के कहने पर मैंने पलंग के ऊपर पड़ा हुआ तकिया उठाया तो उसके नीचे एक खूबसूरत बांसुरी और रंगीन खूबसूरत धागों से बने हुए 3 गजरे पड़े थे। ये बांसुरी और गजरे सारू के थे। मैंने बरामदगी के कागजात तैयार किए। दोनों मुअज़्ज़िज़ गवाहों से इस पर दस्तखत करवाए। इस तमाम कार्रवाई के बाद मैंने रहमा राठ को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया और उसके सौतेले बेटे को और दूसरी बीवी को भी हिरासत में ले लिया। इसके बाद मैंने हवेली को बंद करके 2 कांस्टेबल पहरे पर खड़े कर दिए। थाने पहुंचकर मुलजिमों को हवालात में बंद करके खुद में थोड़ा आराम करने के लिए घर आ गया। मैंने अपने एएसआई को हिदायत कर दी थी कि किसी मुलजिम को सोने न दे। मेरा इरादा सुबह पूछगछ करने का था। सुबह मैं जल्दी तैयार होकर थाने पहुंच गया। यहाँ मैं आपको सुंदरी का बयान मुख्तसर करके सुना देता हूँ। सुंदरी ने कुछ पंजाबी और कुछ अपनी खाना बदोशों वाली मिली जुली ज़बान में बड़ा लंबा बयान दिया था। इस दौरान मैं उससे सवाल भी पूछता गया। सुंदरी के बयान और मेरे सवालों के जवाब मिलाकर जो बात सामने आई वो मैं एक तरतीब से पेश कर देता हूँ। सुंदरी भी अपने डेरे की दूसरी औरतों की तरह मट्टी के खिलौने और कागजी घोड़े वगैरह बेचने के लिए इर्द गिर्द के देहात और बस्तियों में जाती रहती थी। इसी सिलसिले में उसका डेरा राठा में भी आना जाना होने लगा था। एक दिन वो डेरा राठा में खिलौने बेच रही थी। जब वो रहमा राठ की हवेली के करीब पहुंची तो रहमा राठ हवेली से निकला और इसे खिलौने दिखाने को कहा। रहमा राठ ने सुंदरी से बहुत से खिलौने लिए और खासे पैसे दिए। इसके बाद जब भी वो डेरा राठा जाती, रहमा राठ इसे रोककर हवेली के अंदर ले जाता और खिलौने लेकर उसे कभी पैसे, कभी आटा और कभी कपड़े देता। 1-2 बार उसने सुंदरी को मकई का आटा, मक्खन और लस्सी भी दी। जब सुंदरी की माँ और सारू को इस बात का पता लगा तो दोनों ने उसे मना कर दिया कि आइंदा वो डेरा राठा न जाया करे। सुंदरी के मंगेतर सारू का ख्याल था कि हवेली वाले आदमी की नीयत ठीक नहीं है। सुंदरी ने इसकी बात मान ली और इस तरफ जाना बंद कर दिया। वो अगर डेरा राठा जाती थी तो हवेली की तरफ ना जाती। एक रोज़ वो खिलौने बेचकर आ रही थी। ये शाम का वक्त था। जिधर से वो आ रही थी वापसी पर डेरा राठा रास्ते में पड़ता था। सुंदरी डेरा राठा के करीब से गुजर रही थी तो उसने देखा कि सामने से रहमा राठ एक आदमी के साथ आ रहा था। सुंदरी ने कतरा कर गुजर जाना चाहा लेकिन रहमा राठ सुंदरी को देख चुका था। वो तेज तेज चलता हुआ सुंदरी के पास आया और उससे पूछा कि अब वो हवेली क्यों नहीं आती। सुंदरी ने उसे बताया कि उसका मंगेतर सारू इस बात को पसंद नहीं करता। रहमा राठ ने सुंदरी से कहा कि वो इसके साथ हवेली चले। वहाँ उसने सुंदरी के लिए नए कपड़े और पैसे रखे हुए हैं। सुंदरी ने इनकार कर दिया और रास्ता काटकर आगे को चल पड़ी। कुछ आगे जाकर उसने मुड़कर देखा तो रहमा राठ और वो आदमी आपस में कुछ बातें कर रहे थे। इनके अंदाज से यूं लग रहा था जैसे रहमा राठ अपने साथी को कुछ हिदायत दे रहा है। वो आदमी तेजी से एक तरफ भाग उठा और रहमा सुंदरी के पीछे चल पड़ा। ये देखकर सुंदरी घबराई और तेज तेज चलने लगी। उसने देखा कि रहमा राठ ने भी अपनी रफ्तार तेज कर दी थी। आगे जाकर ऐसा इलाका आ जाता था जो बिल्कुल वीरान था। हर तरफ झाड़ियाँ, दरख्त और सरकंडे फैले हुए थे। सूरज ढल चुका था और अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। सुंदरी को खौफ महसूस होने लगा और उसने आहिस्ता आहिस्ता भागना शुरू कर दिया। भागते भागते उसने मुड़कर देखा तो उसे एक साया सा अपने पीछे आता दिखाई दिया। साए के डील डोल से अंदाजा हो रहा था कि वो रहमा राठ है। सुंदरी ने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। अचानक एक घनी झाड़ी की ओट से एक आदमी उठा और उसने पलक झपकते में सुंदरी के मुंह पर हाथ कर दबा दिया। सुंदरी की चीख उसके हलक में घुट कर रह गई। सुंदरी बड़ा तड़पी
जोर लगाया, लेकिन पकड़ने वाले की गिरफ्त बड़ी मजबूत थी। इस दौरान रहमाराट भी वहां पहुंच गया। दोनों ने मिलकर उसके हाथ पांव बांधे और फिर मुंह पर भी एक कपड़ा मजबूती से बांध दिया। सुंदरी की हालत ऐसी हो गई कि उस पर नीम बेहोशी की सी कैफियत तारी हो गई। वो दोनों इसे उठाकर एक तरफ को चल पड़े। कुछ आगे जाकर उन्होंने सुंदरी की आंखों पर भी पट्टी बांध दी। कुछ देर वो उसे लेकर चलते रहे, फिर ऐसे लगा जैसे वो किसी मकान में दाखिल हुए हों। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ और फिर बंद होने की आवाज़ आई। इसके बाद इसे एक चारपाई पर डाल दिया गया। इसकी आंखों की पट्टी भी खोल दी गई। सुंदरी ने देखा, सामने रहमाराट और वही आदमी खड़ा था जो रास्ते में रहमाराट के साथ था। चुपचाप पड़ी रहो, रहमाराट ने सुंदरी से कहा। मैं तुम्हारे मुंह से कपड़ा खोल रहा हूँ, जरा भी आवाज़ निकली तो तुम्हारी जबान काट दूंगा। उसके बाद रहमा के साथी ने रहमा के इशारे पर आगे बढ़कर उसके मुंह से कपड़ा खोल दिया और फिर हाथ पांव भी खोल दिए। आज़ाद होते ही सुंदरी रहमा के पांव पर गई और दबी दबी आवाज़ में मिन्नतें करने लगी कि उसे छोड़ दिया जाए। दरिया के किनारे मेरी बेशुमार ज़मीन है, रहमाराट ने कहा। मेरी दौलत का कोई हिसाब नहीं है। मैं इस इलाके का बहुत बड़ा ज़मींदार हूँ। अगर ज़िंदगी चाहती हो तो मेरे साथ शादी कर लो। ऐश करोगी, यहाँ आराम से रहो और अच्छी तरह सोच कर जवाब दो। वो दिन और इससे अगला दिन इसी तरह गुजर गया। दूसरे दिन का वाक़या है, जब रहमाराट हस्बे मामूल सुंदरी को शादी के लिए कायल कर रहा था। उस वक्त बाहर से उसका मुलाजिम आया और आहिस्ता आहिस्ता रहमाराट से कुछ कहने लगा। मुलाजिम की बातों से अंदाज़ा हुआ कि पुलिस सुंदरी की तलाश में सरगर्मी दिखा रही है और इर्द गिर्द के देहात के अलावा डेरा राठा में भी पुलिस और मुखबिर फिर रहे हैं। ये उन दिनों की बात है जब मैंने सुंदरी की तलाश में हर तरफ पुलिस के जवान और मुखबिर फैला दिए थे। रहमाराट ये सुनकर परेशान हो गया। दोनों ने आपस में सलाह मशवरा किया और सुंदरी को ऊपर एक कमरे में ले जाकर बाहर से कुंडी लगा दी। रहमा ने गांव में पुलिस की आमदोरफ्त से घबराकर ये कदम उठाया था। सुंदरी ने कमरे का जायजा लिया। कमरे में मर्दाना कपड़े पड़े हुए थे, एक पलंग बिछा हुआ था। इसे इसी कमरे में शाम का खाना दिया गया और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया। रात आई तो सुंदरी सोने की नीयत से पलंग पर पड़ी चादर और गद्दा दुरुस्त करने लगी। उसने तकिया उठाया तो उसके नीचे एक खूबसूरत बांसुरी और 3 रेशमी गजरे नजर आए। सुंदरी पहली नज़र में ही पहचान गई कि ये बांसुरी और गजरे सारू के हैं। इससे सुंदरी ने अंदाज़ा लगाया कि सारू भी यहीं कहीं कैद है या इसे इस हवेली में लाया गया होगा। सुंदरी को इस कमरे में शुमाली दीवार पर एक खिड़की नजर आई। उसने आगे बढ़कर खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन खिड़की बाहर से बंद थी। सुंदरी ने देखा कि खिड़की इतनी मजबूत नहीं लग रही थी, वो सीधा सी लकड़ी लगी हुई थी। सुंदरी कोई नर्म नाजुक लड़की नहीं थी, वो खाना बदोश कबीले से ताल्लुक़ रखती थी। उसका जिस्म मजबूत और ताकत वाला था। उसने पाँव की चंद ज़रबें लगाईं तो खिड़की बाहर की तरफ खुल गई। उसने झाँक कर नीचे देखा तो नीचे से छत नजर आई। फासला इतना ज़्यादा नहीं था। यहाँ सुंदरी की बाजीगरों वाली सलाहियतें काम आईं और बआसानी वो छत पर उतर गई। उसने देखा ये रहमाराट की वही हवेली थी जहाँ वो आती जाती रहती थी। यहाँ से निकलना अब उसके लिए कोई मसला ना था। हवेली से निकलकर वो अपने डेरे की तरफ भाग उठी। रास्ते से सारे मालूम थे। अपने डेरे तक पहुँचने के लिए उसे नहर पार करनी थी। नहर का पुल ज़रा दूर था और आम हालात में वो पुल से ही आती जाती थी, लेकिन इस रात खौफ और दहशत की वजह से उसने पुल की तरफ जाना मुनासिब ना समझा और वहीं से नहर में कूदकर तैरते हुए नहर पार कर ली। जब वो डेरे में पहुंची तो उसकी माँ और कुछ दूसरे लोग जाग रहे थे। वो माँ से लिपट गई। फिर उसने अपनी आप बीती सुनाई, जिसे सुनकर गोहेरू और सुंदरी की माँ फौरन साहेना गांव पहुंचे और वहां के नंबरदार शाहू को जगाकर सारी सूरत हाल बताई। शाहू उनको साथ लेकर थाने आ गया। इसके बाद जो कुछ हुआ और मैंने जो कार्रवाई की वो बयान हो चुकी है। मैंने सबसे पहले रहमाराट को बुलाया। वो मेरे कमरे में आया तो मैंने इसे गौर से देखा। वो अधेड़ उम्र आदमी था। 6 फीट से निकलता हुआ कद और मजबूत जिस्म उसकी खुशहाली जाहिर कर रहा था। उसकी मूछें बड़ी बड़ी और सरों से ऊपर को उठी हुई थीं। उसने कंधों तक लंबे बाल रखे हुए थे। उसकी आंखों से वहशत टपक रही थी। उसने बड़े महंगे कपड़े पहन रखे थे। साहेना गांव के नंबरदार शाहू ने बताया था कि ये इस इलाके का बहुत बड़ा जमींदार है और इसकी बड़ी लंबी चौड़ी बिरादरी है।
शाहू ने यह भी बताया कि ये लोग रस्सागिरी और दूसरे जुराइम करने से ज़रा भी नहीं घबराते। मैंने रहमा राठ से लगी लिपटी रखे बगैर साफ साफ बात करने का फैसला कर लिया। मैंने सारू की बांसुरी और रेशमी गजरे निकालकर मेज पर रख दिए और उसके चेहरे के तासुरात देखने लगा। उसके चेहरे पर ज़रा भी खौफ या परेशानी नहीं थी। वो बड़ा मजबूत आदमी था। सुंदरी को अगवा क्यों किया था? मैंने इससे पूछा। वो मुझे अच्छी लगती थी, रहमा राठ ने बड़ी बेनियाजी से जवाब दिया। तुम उसके साथ शादी करना चाहते थे, इसलिए इसे उठा लिया? सारू कहाँ है? मैंने पूछा और कहा, झूठ न बोलना, इसकी बांसुरी और रेशमी गजरे तुम्हारी हवेली से बरामद हुए हैं। मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, उसने कहा। सारा मामला आप पर खुल चुका है। अगर आप मेरी इज्जत रखें और मेरी मदद करें तो मैं हर बात ठीक ठीक बता देता हूँ। इसके अलावा जो खिदमत कहेंगे करूँगा। मैंने उसके साथ झूठा वादा कर लिया कि मैं उसकी पूरी पूरी मदद करूँगा और उसको इस केस से साफ निकाल लूँगा। मैंने इससे पूछा कि सुंदरी के अगवा के वक्त उसके साथ कौन आदमी था? वो मेरा मुलाजिम बाती था, उसने कहा। आप ऐसा करें, सारा मलबा बाती पर डाल दें, मैं बाती के घर वालों को बहुत ज़्यादा पैसे दे दूँगा। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं ऐसा ही करूँगा, बशर्ते कि वो अपना मुकम्मल बयान दे दे। वो बयान देने पर आमादा हो गया। उसने बड़ा तवील बयान दिया था जो इख्तिसार के साथ पेश कर रहा हूँ। ये बयान मेरा रहमा राठ की ज़बानी पेश कर रहा हूँ। डेरा राठा का नाम हमारी राठ बिरादरी की वजह से रखा गया है। मेरी पहली बीवी मर गई है, इससे मेरी एक बेटी है। मुझे बेटे की बड़ी ख्वाहिश थी। मैंने बेटा हासिल करने के लिए अपनी बिरादरी की ही एक बेवा औरत नियामत बीवी से शादी कर ली। इसका पहले खामिंद से एक बेटा है जिसका नाम खानू है। नियामत बीवी से अभी तक कोई औलाद पैदा नहीं हुई, जबकि मेरी बेटे की ख्वाहिश शदीद तर हो गई। मुझे अपनी जायदाद के लिए और अपना नाम जिंदा रखने के लिए एक नर बच्चे की ज़रूरत थी। इन्हीं दिनों खाना बदोशों की ये लड़की सुंदरी हमारे गांव में आने जाने लगी। मेरी इस पर नज़र पड़ी तो ये मुझे पसंद आ गई। मैंने बहाने से इसे पैसे, कपड़े और आटा वगैरह देना शुरू कर दिया। मुझे पता था कि ये गरीब लोगों की लड़की है और मैं इसके माँ बाप को माकूल रकम देकर ख़रीद लूँगा। खाना बदोशों का एक लड़का हमारे गांव के लड़कों का दोस्त बन गया था। वो बड़े चमकीले और भड़कीले कपड़े पहनता था और बांसुरी बजाने में बड़ी महारत रखता था। इसकी बांसुरी बहुत खूबसूरत थी, जिसके ऊपर उसने बड़े खूबसूरत डिज़ाइन बना रखे थे। इसके अलावा कलाई में रेशमी धागों के बने हुए 3 बड़े खूबसूरत गजरे पहनता था। मुझे पता चला कि इसका नाम सारू है और ये सुंदरी का मंगेतर है। यह भी पता चला कि इसी की वजह से सुंदरी किसी को खातिर में नहीं लाती। मेरे दिल में सारू के लिए रकाबत और नफ़रत का जज्बा पैदा हो गया। वो बड़ा छैल छबीला और बांका नौजवान था। अपने गांव में इसे देखकर मेरा खून खौलने लगता। मैंने इसे बुलाकर डेरा राठा में आने और बांसुरी बजाने से मना कर दिया। इसने मेरी बात को बड़ी लापरवाही से सुना और चला गया। इसके अंदाज में खुदसरी और मेरे लिए हिकारत साफ महसूस हो रही थी। मैंने अपने खास मुलाजिम बाती को सुंदरी की माँ के पास भेजा कि वो सुंदरी की शादी मेरे साथ कर दें और जितनी रकम चाहे ले लें। बाती ने आकर बताया कि सुंदरी की माँ ने कहा कि सुंदरी की मंगनी सारू के साथ हो चुकी है, इसलिए ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर सारू खुद ये मंगनी तोड़ दे तो वो सुंदरी को अपनी मर्जी से जहाँ चाहे दे सकते हैं। ये जवाब सुनकर सारू मेरी आंखों में बुरी तरह खटकने लगा। मैं सुंदरी को पा लेने की ख्वाहिश में दीवाना हुआ जा रहा था। मैंने खुद सारू से बात करने का फैसला किया और बाती को भेजकर उसे अपनी हवेली में बुला भेजा। सारू आ गया। उसने हस्बे मामूल चमकीले भड़कीले कपड़े पहने हुए थे और बांसुरी इसके हाथ में थी। उसे देखकर मुझे गुस्सा आने लगा। ये भड़कीले कपड़े पहनकर गांव में ना आया करो, मैंने उसे कहा। मैं खुद नहीं आया हूँ, उसने इत्मीनान से कहा। तुम्हारा मुलाजिम लेकर आया है। मेरे कपड़ों की फिक्र छोड़ो और ये बताओ कि क्यों बुलाया है। तुम सुंदरी को छोड़ दो, मैंने कहा। क्यों छोड़ दूँ? सारू ने कहा। वो मेरी मंग है। मैं सुंदरी को खरीद लूँगा, मैंने कहा, और इससे शादी करूँगा। तुम्हें जितनी रकम की ज़रूरत है मुझसे ले लो और किसी और लड़की से शादी कर लो। अगर तुम्हारी कोई और भी शर्त है तो मैं वो भी पूरी कर दूँगा। हाँ, मेरी एक शर्त है, सारू ने कहा। जल्दी बताओ क्या है वो शर्त।
मैंने बेताबी से कहा, मैं तुम्हारी हर शर्त पूरी करने को तैयार हूँ। तुम मुझे गरीब आदमी समझकर ऐसी बात कर रहे हो? सारू ने गुस्से से कहा, मेरी शर्त यह है कि तुम सुंदरी के बदले में अपनी छोरी मुझे दे दो। सारू ने बड़ी सख्त बात कह दी थी। हम देहाती लोग ऐसी बातों पर कत्ल कर भी देते हैं और कत्ल हो भी जाते हैं। सारू तो चला गया, लेकिन जाते जाते वो जो आग मेरे अंदर भड़का गया था वो मुझे बुरी तरह जलाने लगी। मुझे किसी पर करार न था। मैंने अपने वफादार मुलाजिम बाती को बुलाया और उसे कहा कि सारू को जल्द से जल्द इस ज़मीन के ऊपर से ज़मीन के नीचे पहुंचा दो। बाती को पता था कि शाम को सारू एक मखसूस जगह पर बैठकर बांसुरी बजाता है। ये जगह कब्रिस्तान से थोड़े फासले पर थी। मैं और बाती इसी तरह को इस जगह चले गए। बड़ी खूबसूरत जगह थी। बांसुरी की मशहूर आवाज़ हमारी रहनुमाई कर रही थी। हम जरा आगे गए तो सारू नजर आने लगा। वो एक बहुत बड़े पत्थर पर बैठा बांसुरी बजा रहा था। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। फिर सारू ने बांसुरी बजानी बंद की और डेरे की तरफ चल पड़ा। हम पहले ही एक मुनासिब जगह देखकर घात में बैठ गए थे। सारू चलता हुआ हमारे करीब पहुंचा और फिर आगे निकल गया। बाती के पास मोटा डंडा था। वो दबे पांव सारू के पीछे गया और डंडे से इसके सर पर एक जोरदार ज़रब लगाई। सारू लड़खड़ा कर गिरा और बेहोश हो गया। बाती ने इसे उठाकर कंधे पर लाद लिया और हम इसे कब्रिस्तान ले गए। देहात में लोग सरे शाम घरों में घुस जाते हैं और बाहर कोई भी नजर नहीं आता। वो तो इलाका ही ऐसा था कि कब्रिस्तान साथ था, इसलिए इस तरफ किसी के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। कब्रिस्तान पहुंचकर हमने एक गहरा गड्ढा खोदा। इस मकसद के लिए कुदाल हमने पहले ही वहां घनी झाड़ियों में छुपा दी थी। जब गड्ढा तैयार हो गया तो मैंने सारू का गला दबा दिया। वो थोड़ा सा तड़पा और फिर बेहिस्सो हरकत हो गया। हमने लाश को घड़े में डालकर ऊपर मिट्टी डाल दी और सतह बराबर करके उसके ऊपर खुश्क झाड़ियाँ और दरख्तों के पत्ते वगैरह डाल दिए। हमने सारू को ऐसी सफाई से कत्ल किया था और उसकी लाश गायब की थी कि किसी को हमारे खिलाफ जरा सा भी शक नहीं हो सकता था। कब्रिस्तान और इसके इर्द गिर्द का इलाका एक किस्म का जंगल है। हम इत्मीनान से घर आ गए। सारू की लाश दफन करने से पहले ही मैंने इसके बाजू से 3 रेशमी गजरे उतार लिए और उसकी बांसुरी उठाकर जेब में रख ली थी। मेरा सौतेला बेटा खानू जब भी सारू को देखता था तो मुझसे फरमाइश करता था कि सारू जैसी बांसुरी और गजरे उसे भी ला कर दूँ। मैंने सारू की बांसुरी और गजरे खानू को दे दिए और कहा कि ये मैं उसके लिए मेले बाबा सखी शाह से लाया हूँ। खानू बांसुरी और गजरे लेकर बहुत खुश हुआ। मैंने उसे समझा दिया कि बांसुरी और गजरे बाहर बिल्कुल ना लेकर जाए, वरना मैं इससे दोनों चीज़ें वापस ले लूँगा। फिर सारू की गुमशुदगी की खबर फैल गई। पुलिस भी बड़ी सरगर्मी से उसे तलाश करने लगी, लेकिन सारू ज़मीन के ऊपर होता तो मिलता। वो तो दुनिया की नज़रों से ओझल ज़मीन के अंदर था। मैंने फिर सुंदरी की माँ से बात की कि वो सुंदरी को मेरे हवाले कर दे। मैंने जवाब भेजा कि मैं तैयार हूँ, लेकिन सुंदरी नहीं मानती। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा था। सीधी उंगलियों से घी ना निकलते देखकर मैंने उंगलियां टेढ़ी करने का फैसला कर लिया। मैंने बाती से बात की और हमने मंसूबा बना लिया कि सुंदरी को उठा लेंगे। एक शाम मैं और बाती कहीं से आ रहे थे कि सामने से सुंदरी आती नजर आई। जगह और वक्त मुनासिब देखकर हमने उसी वक्त सुंदरी को पकड़ने का फैसला कर लिया। सुंदरी ने भी हमें देख लिया था। वो हमसे कतराकर रास्ता बदलना चाहती थी, लेकिन हम तेज़ रफ्तारी से उसके करीब पहुंच गए। मैंने सुंदरी को हवेली चलने का कहा और बड़े लालच दिए कि उसे ऐश कराऊंगा और वो मलका बनकर रहेगी, लेकिन सुंदरी न मानी और आगे को चल पड़ी। मुझे मालूम था कि वो किस रास्ते से जा रही है और वो कहाँ कहाँ से गुजरेगी। मैंने बाती को कहा कि वो भाग कर जाए और लंबा चक्कर काट कर रास्ते में फलां जगह जाकर छुप जाए, और जब सुंदरी उसके करीब से गुजरे तो वो पीछे से इसे पकड़ ले। मैं खुद सुंदरी के पीछे चल पड़ा। मुझे अपने पीछे आता देखकर सुंदरी ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। सुंदरी उस जगह पहुंची जहां बाती पहले से छुपा हुआ था। बाती ने सुंदरी को काबू कर लिया और हम दोनों ने उसके हाथ पांव और मुंह बांधकर उठा लिया। आगे जाकर हमने उसकी आंखें भी बांध दी। वहां से सुंदरी को हम खेतों में ले गए, जहां मवेशियों और भूसे के लिए छोटा सा मकान बना हुआ था। वहां हम रात गहरी होने तक रुके रहे। अंधेरा ज़्यादा हो गया तो हम बड़ी एहतियात से सुंदरी को हवेली में ले आए।
मैं सुंदरी को शादी के लिए तैयार करना चाहता था, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। इस दौरान पुलिस ने बड़ी सरगर्मी से सुंदरी को तलाश करना शुरू कर दिया। हमारे गांव डेरा राठा में भी पुलिस आने जाने लगी। बाती ने मुझे बताया कि पुलिस के मुखबिर सुंदरी की खुशबू सूंघते फिर रहे हैं। ये सुनकर मैं खौफजदा हो गया। बाती ने मशवरा दिया कि सुंदरी को हवेली के ऊपर वाले कमरे में रखा जाए तो बेहतर होगा, निचले हिस्से में खतरा ज़्यादा है। मैंने सुंदरी को ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया। पता नहीं वो वहाँ से कैसे निकलने में कामयाब हो गई और आप तक पहुँच गई। रहमा राठ का बयान लेने के बाद उससे दस्तखत करवाए और उसे थाने की हवालात में भेज दिया। अपना वादा न भूलना आगा जी। हवालात जाने से पहले रहमा राठ ने कहा, मैं इज्जतदार आदमी हूँ, आप मेरी इज्जत रखेंगे तो मैं आपको माला माल कर दूंगा। मैंने उसे झूठी तसल्ली देकर मुतमईन कर दिया। गौर करें, वो एक मासूम नौजवान को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर चुका था कि इसकी खूबसूरत मंगेतर पर कब्जा कर सके। फिर अपनी नफसानी ख्वाहिश के ज़ेरे असर एक नौजवान लड़की को राह चलते उठा लिया था। अब भी वो अपने आप को इज्जतदार समझ रहा था और अपने गुनाहों की सज़ा अपने मुलाजिम बाती को दिलवाना चाहता था। उसने कत्ल बड़ी सफाई से किया था और सुंदरी को अगवा करने में भी बड़ी उस्तादी दिखाई थी। इससे जाहिर होता था कि उसका जहन मुजरिमाना है। आपने जुर्मों सज़ा की कहानियों में सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि मुजरिम जितना भी चालाक हो, इससे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। ऐसी ही गलती रहमा राठ से भी हो गई। सारू को ज़मीन में दफन करते वक्त उसकी बांसुरी और रेशमी गजरों पर पड़ी तो उसे अपने सौतेले बेटे खानू की ख्वाहिश याद आ गई, जो इससे बारहा ऐसी ही बांसुरी और गजरों के लिए फरमाइश कर चुका था। इसकी अकल ऐसी मारी गई कि उसने ये दोनों चीज़ें उठा लीं और खानू को दे दीं। उसने ये भी ना सोचा कि सारू की बांसुरी और रेशमी गजरे हर तरफ मशहूर हैं और खानू के पास ये चीज़ देखकर कोई भी बासानी शनाख्त कर सकता था। जब उसने पुलिस से खौफजदा होकर सुंदरी को ऊपर वाले कमरे में बंद किया तो फिर गलती कर गया। उसने सुंदरी को उस कमरे में बंद कर दिया जो खानू के ज़ेरे इस्तेमाल था और खानू ने बांसुरी और रेशमी गजरे पलंग पर तकिए के नीचे रखे हुए थे जो सुंदरी ने देख लिए। दरअसल अल्लाह जब किसी की दराज रस्सी को खींचने का फैसला कर लेता है तो इसके लिए असबाब भी खुद ही पैदा कर देता है। मैंने फौरी तौर पर सारू की लाश बरामद करने का फैसला किया। इसके लिए मैं अपने स्टाफ के अलावा डेरा राठा के 2 मोअज़्ज़िज़ीन को साथ लेकर उस जगह गया जहां रहमा राठ के कहने के मुताबिक उन्होंने सारू की लाश दफन की थी। रहमा राठ हमारे साथ था। इससे पहले मैंने अपने एएसआई की ड्यूटी लगाई कि वो रहमा के मुलाजिम बाती को गिरफ्तार करके थाने ले आए। एएसआई 2 कांस्टेबल लेकर चला गया था। बाती की गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी थी। रहमा राठ की रहनुमाई में हम कब्रिस्तान तक पहुंच गए। वहां जाकर रहमा राठ ने इस जगह की निशानदही की जहां उन्होंने सारू को कत्ल करके दबाया था। गवाहों की मौजूदगी में रहमा राठ ने लाश बरामद करवा दी। मैंने मौके पर जो कार्रवाई करनी थी वो करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी और हम वापस थाने आ गए। थोड़ी देर गुजरी होगी कि वो एएसआई वापस आ गया जो बाती को गिरफ्तार करने गया था। उसने बताया कि बाती लापता है और गांव में कहीं भी नहीं मिला। मैंने रहमा राठ को बुलाकर उससे बाती के मुतालिक पूछा कि वो कहाँ जा सकता है। उसने बताया कि वो आपको दरियाए चनाब के किनारे एक मकान से मिल जाएगा। मैंने इसे पता पूछकर एएसआई को बताया कि वहां छापा मारे। एएसआई फौरी तौर पर बाती की गिरफ्तारी के लिए चला गया। 1-1.5 घंटा गुजरा होगा जब एएसआई बाती को लेकर आ गया। वो तकरीबन 40 साल की उम्र का मजबूत शख्स था। वो बड़ा घबराया हुआ था। मैंने एएसआई से कहा कि इसको हवालात में बंद करके रहमा राठ का नज़ारा करवा के लेकर आओ। एएसआई ने ऐसा ही किया और इसे हवालात का चक्कर लगवा कर मेरे पास ले आया। तुमने अपनी आंखों से देख लिया है, मैंने कहा। बेहतर है कि एक बारी बयान दे दो। अगर खुद बयान दोगे तो फ़ायदे में रहोगे। बाती ने फ़ौरन बयान दे दिया। उसका बयान रहमा राठ से मुख्तलिफ नहीं था, बल्कि उसने रहमा राठ के बयान की तस्दीक कर दी थी। यहाँ मैं बाती का बयान लिखने की ज़रूरत नहीं समझता। खामखा बोरियत और तवालत होगी। मैंने अपनी ज़रूरत के तहत बाती को बादमाफ गवाह बनाने का फ़ैसला कर लिया। बाती को इस बात का पता लगा तो वो बखुशी बादमाफ गवाह बनने पर तैयार हो गया। उसने कहा कि वो अदालत में ठोंक बजाकर बयान देगा। इसके बाद मैंने रहमा राठ की दूसरी बीवी
نعمت بیوی کا بیان لیا۔ اس نے اپنے بیان میں بتایا کہ اسے سارو کے قتل کے بارے میں بالکل علم نہیں تھا، البتہ سندری کے اغوا کے متعلق وہ جانتی تھی۔ اس نے بتایا کہ رحمہ راٹ عورتوں کا شکاری ہے اور جو عورت اسے پسند آ جاتی وہ کسی نہ کسی طرح اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد میں نے رحمہ کے سوتیلے بیٹے خانو کا بیان لیا۔ اس نے بھی ماں کی طرح وہی باتیں بتائیں جو وہ بتا چکی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کے سوتیلے باپ نے اسے بانسری اور ریشمی گجرے دیے تھے اور کہا تھا کہ یہ چیزیں وہ میلا سخی شاہ سے لایا ہے۔ میں شروع میں اس مقدمے میں جتنا پریشان ہوا تھا، آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے میری اتنی ہی مدد کی اور سب کچھ روزے روشن کی طرح میرے سامنے آ گیا۔ میں نے مقدمہ تیار کر کے کورٹ میں بھیج دیا۔ رحمہ راٹ اور باتی کو میں نے جوڈیشل لاک اپ میں بند کر دیا۔ علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں اس مقدمے کی سماعت ہوئی۔ باتی اور خانو نے رحمہ راٹ کے خلاف بیان دیے۔ نعمت بیوی کا بیان بھی رحمہ راٹ کے خلاف جاتا تھا۔ اصل اہمیت باتی کے بیان کی تھی۔ واقعاتی شہادت اور وعدہ معاف گواہ کے بیان کی وجہ سے کیس بالکل صاف ہو گیا اور مجسٹریٹ کو فیصلہ کرنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ عدالت نے رحمہ راٹ کو سزائے موت سنا دی۔ باتی کو وعدہ معاف گواہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا اور خانو اور اس کی ماں کو بھی بری کر دیا گیا۔ ان پر کوئی الزام نہیں تھا۔